Hello and welcome dear students on my YouTube channel. Today I am going to discuss chapter 5 of class 7, that is heat. In my previous video of this chapter I have discussed about heat, the effects of heat and the measurement of temperature. Today we are going to discuss about the transfer of heat. So let us start. We often observe the transfer of heat from a hot body to a cold body. हम अक्सर ऐसा ऑब्जर्व करते हैं कि हीट ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम हॉट बॉडी टूवर्ड्स द कोल्ड बॉडी. Here are some examples. When one end of a metal rod is put in a flame. अगर किसी मेटल के रॉड को हम उसका एक एंड गर्म करते हैं तो हम देखते हैं कि थोड़े देर के बाद उसका दूसरा एंड भी गर्म हो जाता है जो कि पहले ठंडा होता है. सो हीट फ्लोज फ्रॉम द हॉट एंड टू द कोल्डर एंड. सेकेंड एग्जाम्पल है, इसमें अगर हम एक ग्लास ऑफ हॉट वाटर टेबल पे रख देते हैं तो थोड़े देर के बाद वो ल्यूकवार्म हो जाता है. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसके आसपास का टेम्परेचर, उसके सराउंडिंग का टेम्परेचर ग्लास के टेम्परेचर से कम होता है. सो हीट हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ फ्लो कर जाता है. थर्ड केस में दिया हुआ है कि अगर कोई मेटल का चेयर हम हॉट समर डे पे धूप में रखते हैं तो थोड़ी देर के बाद वो इतना गर्म हो जाता है कि हम उस पर बैठ भी नहीं सकते. इन ऑल दीज केसेस ट्रांसफर ऑफ हीट टेक प्लेस विद अ हॉट ऑब्जेक्ट लूजिंग सम ऑफ इट्स हीट एंड द कोल्ड ऑब्जेक्ट गेनिंग द हीट. ऐसे में जो हॉट ऑब्जेक्ट है आप देख रहे हैं कि वो हीट को लूज़ करता है और जो कोल्ड ऑब्जेक्ट है वो हीट को गेन करता है. तो इस तरह से हम देखते हैं कि हीट का ट्रांसफ़र होता है और ये ट्रांसफ़र तब तक होता है जब तक दोनों बॉडी का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता है. इन नेचर देर आर 3 मेथड्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट. नेचर में हीट ट्रांसफ़र के 3 मेथड्स हैं: कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन. कंडक्शन क्या है? लेट अस सी. दिस इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट मेथड of transfer of heat in solids. In this method, heat is transferred from one particle of the object to the next and then to the next. कंडक्शन के द्वारा सॉलिड्स में हीट ट्रांसफ़र होता है. आप जानते हैं कि सॉलिड्स में मॉलिक्यूल्स फिक्स्ड प्लेस पे होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं. इस केस में एक मॉलिक्यूल जब गर्म होता है तो वो अपने हीट को दूसरे बॉडी को ट्रांसफ़र करता है, सेकेंड मॉलिक्यूल थर्ड मॉलिक्यूल को ट्रांसफ़र करता है और इस तरह से हीट वन एंड से दूसरे एंड तक ट्रांसफ़र हो जाता है. कोई भी पार्टिकल, सॉलिड का कोई भी पार्टिकल या मॉलिक्यूल अपना पोजीशन नहीं छोड़ते हैं. वे हीट होने के बाद उनमें जो मोशन है, वाइब्रेशन है, वो बढ़ जाता है और उसके बाद वो उस एनर्जी को नेक्स्ट पार्टिकल को, नेक्स्ट मॉलिक्यूल को ट्रांसफ़र कर देते हैं. हेयर इज़ एन एक्टिविटी. यहाँ एक एक्टिविटी है. इसमें एक मेटल के रॉड को वैक्स में डिप करके उसको कूल कर दिया गया है जिससे मेटल के रॉड पे वैक्स का लेयर बन गया है. और इसको ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए इस पर कुछ बटन्स चिपका दिए गए हैं. उसके बाद जब इसके एक एंड को हीट करते हैं तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे वैक्स जो है मेल्ट होता जाता है. रॉड का जो पार्ट जैसे जैसे गर्म होता जाता है उस पार्ट का वैक्स मेल्ट होता जाता है और ये बटन्स गिरते जाते हैं. इस तरह से हमें ट्रांसफ़र ऑफ हीट समझने में आसानी होती है. Let us now see whether heat energy is able to go along easily through all solids. क्या हीट एनर्जी सारे सॉलिड्स से ट्रांसफ़र हो सकता है? आपने देखा कि एक मेटल रॉड को अगर हम फ्लेम पे गर्म करते हैं, उसका एक एंड गर्म होता है तो दूसरा भी गर्म हो जाता है. तो इस तरह से मेटल्स को गुड कंडक्टर ऑफ हीट कहा जाता है. लेकिन अगर सेम एक्सपेरिमेंट हम वुडन रॉड यानी लकड़ी की रॉड के साथ रिपीट करें तो आप देखेंगे कि उसको गर्म करते करते अगर उसका एंड जल भी जाए तो ये हीट दूसरे एंड तक ट्रांसफ़र नहीं होता है. इससे हमें क्या पता चलता है कि वुडन स्टिक में हीट इजीली ट्रांसफ़र नहीं होता है. वुड एक हीट का बैड कंडक्टर है जिसको हम इंसुलेटर्स भी कहते हैं. All metals are good conductors of heat, with some of them better than the others. Wood, ebonite, cotton, plastic, cork, thermocol, air and water are all bad or poor conductors of heat. They are heat insulators.
सारे मेटल्स हीट के गुड कंडक्टर्स होते हैं, उनमें से कुछ मेटल बेटर कंडक्टर्स भी होते हैं, लेकिन वुड, इबोनाइट, कॉटन, प्लास्टिक, कॉर्क, थर्मोकोल, एयर, वाटर, ये सारी चीज़ें हीट के बैड कंडक्टर्स हैं, इसलिए इन्हें हीट इंसुलेटर्स भी कहा जाता है। वी पुट बोथ गुड एंड बैड कंडक्टर्स टू मैनी यूजेस इन आवर डेली लाइफ। हम हीट के गुड कंडक्टर्स और बैड कंडक्टर्स दोनों का यूज़ अपने डेली लाइफ में देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, वी यूज़ मेटल्स टू मेक कुकिंग यूटेंसिल्स। मेटल्स का यूज़ किया जाता है कुकिंग यूटेंसिल्स बनाने के लिए, क्योंकि मेटल गुड कंडक्टर्स हैं, और जब इसको फ्लेम पे रखते हैं और उसमें हम फूड को पकाते हैं तो हीट इजीली ट्रांसफ़र हो जाता है और हीट के कारण हमारा भोजन भी, उसमें रखा हुआ फूड पक जाता है। अगर हम किसी सेकंड पॉइंट ये है कि अगर किसी कुकिंग यूटेंसिल का जो हैंडल है वो प्लास्टिक का या वुडन हो तो उसको पकड़ने में हमें आसानी होती है। मेटल का कंटेनर गर्म होने के बावजूद उसके हैंडल्स वुड या प्लास्टिक के हों तो वो बैड कंडक्टर्स होने की वजह से ठंडे ही रहते हैं, जिसको कि हम आसानी से पकड़ सकते हैं और मेटल को फ्लेम पर से उतार सकते हैं। थर्ड एग्जाम्पल हेयर इज use of bricks and muds for making houses help us to shield us from heat of sun during summer day। जो हमारे घर हैं वो ब्रिक्स एंड मड के बने हो सकते हैं, और ऐसे केस में ब्रिक्स एंड मड जो कि एक बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, उसके कारण हॉट समर डेज में हमें गर्मी से बचाव होता है। एयर इज़ नोन टू बी अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। एयर हीट का बैड कंडक्टर है। ब्लैंकेट्स, वुलन क्लोथ्स एंड क्विल्ट्स हेल्प अस टू स्टे वार्म इन विंटर। दे ऑल मेक यूज ऑफ बैड कंडक्टिविटी ऑफ एयर। दे ट्रैप अ लेयर ऑफ एयर बिटवीन देमसेल्फ एंड आवर बॉडी। जब भी हम कोई वुलन क्लोथ या ब्लैंकेट ओढ़ते हैं तो वे हमारे बॉडी और सराउंडिंग के बीच में एक एयर का लेयर बना देते हैं, जिससे कि वह बैड कंडक्टर होने के कारण हमारे बॉडी के गर्मी को बाहर नहीं जाने देता है और हमें ठंड से राहत मिलती है। आइस बॉक्सेस आर ऑफन मेड एज अ डबल वॉल्ड कंटेनर्स। आइस वाटर्स डबल वॉल्ड कंटेनर्स के बने होते हैं और वॉल्स के बीच में एयर ट्रैप होता है। इससे हीट का एक्सचेंज ईजिली नहीं हो पाता है और आइस बहुत देर तक कंटेनर में आइस फॉर्म में ही रहता है। नाउ वी विल स्टडी अबाउट कन्वेक्शन। वी हैव नोटेड अबव दैट वाटर इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। हमने अभी पढ़ा कि वाटर हीट का एक पुअर कंडक्टर है। तब वाटर को अगर हम गर्म करना चाहें, अगर उसके केटल को हीट करना चाहें फ्लेम के ऊपर, तो वह गर्म कैसे होगा? इसके लिए हमको ये समझना होगा कि लिक्विड्स एंड गैसेस के मॉलिक्यूल्स फ्री टू मूव होते हैं। वे सॉलिड की तरह फिक्स्ड नहीं होते, वे इजीली मूव कर सकते हैं। ऐसे में लिक्विड्स को जब हम फ्लेम के ऊपर रखते हैं तब जो लिक्विड फ्लेम के पास होते हैं वे गर्म हो जाते हैं, और गर्म होने के बाद वे हल्के होकर ऊपर चले जाते हैं और उस जगह को फिल करने के लिए दूसरे ठंडे मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं और वे फिर हीट होते हैं और उसके बाद फिर वे भी हीट होकर ऊपर चले जाते हैं। और ये मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स तब तक चलता रहता है जब तक कि पूरे वाटर का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता है। आप यहाँ एक एक्टिविटी देख सकते हैं। इस एक्टिविटी में एक राउंड बॉटम फ्लास्क लिया गया है जिसमें वाटर है और उसमें कुछ पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स डाले हुए हैं। ये क्रिस्टल्स डालने का पर्पस यही है कि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हो उसको आप नोटिस कर सकते हैं। फिगर में आप देखिए कि पानी जो है फ्लेम के पास से ऊपर की तरफ ऊपर उठ रहे हैं उसके मॉलिक्यूल्स, और ठंडे मॉलिक्यूल्स वापस फ्लेम की तरफ आ रहे हैं। तो इस तरह से ये मूवमेंट तब तक होता रहता है जब पूरे पानी का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता, सारा पानी गर्म नहीं हो जाता है। दिस इज बाय कन्वेक्शन। हाउ डू वी अंडरस्टैंड दिस साइक्लिक मूवमेंट ऑफ कलर स्ट्रीक्स इन वाटर? The water at the bottom of the flask get heated up first
As a result, it becomes lighter. As the water molecules are free to move, these heated up molecules colored by contact with potassium permanganate crystals move up. The colder and heavier molecules at the top then move down to take place vacated by these molecules. It is this movement that we see in form of colored streaks going up and down. Because of these movement, the whole water soon gets heated up. तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि मॉलिक्यूल्स के कंटिन्यूअस मूवमेंट के कारण पानी गर्म हो जाता है. Liquids and gases too are thus seen to transfer heat throughout their volume by the actual movement of molecules. इस तरह से gases and liquids में molecules के movement के कारण heat transfer होता है. We call this method of heat transfer as convection. इस method को convection कहते हैं. We often refer to the cyclic movement of molecules in liquids and gases as convection current, or the cyclic movement of molecules are called convection currents. We make considerable use of convection currents in our daily life. The use of windows and ventilators in room, use of chimneys in factories and radiators in car are some common applications that are based on convection current. आपने देखा होगा कि हमारे घर में विंडोज़ एंड वेंटिलेटर्स होते हैं, फैक्ट्रीज़ में चिमनीज़ होती हैं, कार में रेडिएटर्स होते हैं. वे सभी इस करेंट्स को यूज़ करते हैं सो दैट कि जैसे रूम के अंदर ठंडी हवा आए और गर्म हवा ऊपर से निकल जाए. Convection currents also have a significant effect on weather and climate. Convection current का बहुत ही significant effect होता है weather and climate पे. When the air at a place gets heated up, it expand and occupy more space. जब भी किसी एरिया का एयर गर्म हो जाता है तो वो एक्सपैंड करता है, हल्का हो जाता है और उसके बाद ऊपर चला जाता है. उस प्लेस का एयर प्रेशर कम हो जाता है क्योंकि हवा ऊपर चली जाती है. तो उस स्थान के स्पेस को भरने के लिए आसपास की हवा उसकी तरफ फ्लो करती है. Hence the air from surrounding place rushes in to take place the vacated place. This set up convection current of air leading to winds and storms. इस तरह से एयर का कन्वेक्शन करंट फ्लो होने लगता है जिससे विंड एंड स्टॉर्म्स होते हैं, हवाएं चलने लगती हैं और कई बार आंधी भी आने लगते हैं. Global wind patterns. It is easy to realize that there would always be an uneven heating of earth. हम यह समझ सकते हैं कि अर्थ पे हमेशा अनइवन हीटिंग होता है. सभी जगह एक जैसा गर्मी सूरज की रोशनी के कारण नहीं होती है. It is this uneven heating that results in global wind patterns. और इसी के कारण global wind patterns होते हैं. The places near to the equator receive maximum heat energy from the sun. इक्वेटर के पास का एरिया जहाँ सूरज की किरणें सीधी पड़ती हैं उसे मैक्सिमम हीट रिसीव होता है, जिसके कारण वहाँ का एयर गर्म होकर ऊपर की तरफ चला जाता है और उस प्लेस को भरने के लिए कूलर हवाएं, ठंडी हवाएं जो 0 डिग्री से 30 डिग्री लैटिट्यूड के बीच की होती हैं वे बहती हैं टूवर्ड्स द इक्वेटर. ये हवाएं उतनी ही तेज़ गति से चलती हैं जितना डिफरेंस होता है एयर के प्रेशर में. These winds blow from north and south towards the equator. ये विंड नॉर्थ एंड साउथ दोनों ही डायरेक्शन से इक्वेटर की तरफ बहती हैं. ऑन द अदर हैंड आप देखते होंगे कि पोल्स पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है एंड उसको कंपेयर करें टू द 60 डिग्री लैटिट्यूड. 60 डिग्री लैटिट्यूड के कंपैरिजन में पोल्स पे ज़्यादा ठंड होती है. तो इसके कारण ठंडी हवाएं टूवर्ड्स द 60 डिग्री लैटिट्यूड यानी टूवर्ड्स वार्मर लैटिट्यूड्स बहती हैं. अबाउट लैंड एंड सी ब्रीज. वाटर गेट्स हीटेड अप स्लोली देन लैंड ड्यूरिंग द डे टाइम.
दिन के समय में पानी धरती की अपेक्षा धीरे धीरे गर्म होता है। लैंड जल्दी गर्म हो जाता है, जिसके कारण उसके ऊपर की हवा भी जल्दी गर्म हो जाती है और ऊपर राइज कर जाती है, ऊपर चली जाती है, जिसके कारण सी के ऊपर के कूलर एयर टुवर्ड्स द लैंड फ्लो करती है। वी कॉल दिस मूवमेंट ऑफ एयर एज सी ब्रीज। इस तरह की हवाओं को सी ब्रीज कहते हैं। रात के समय में वाटर कूल्स मोर स्लोली देन लैंड। पानी धीरे धीरे ठंडा होता है और धरती जल्दी ठंडी हो जाती है, जिसके कारण वाटर के ऊपर का एयर वार्म होकर ऊपर चला जाता है, राइज कर जाता है और उस स्पेस को फिल करने के लिए लैंड से हवा चलती है टुवर्ड्स द सी, विच इज़ कॉल्ड लैंड ब्रीज। You can see in the figure easily. The land and sea breezes help in maintaining the temperature of air at a more or less uniform value throughout the day and night. We therefore have an equitable climate at places near the sea. इस तरह से लैंड एंड सी ब्रीज टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, जिसके कारण समुद्र के आसपास के एरियाज़ का तापमान बहुत ही आरामदेह होता है। डू यू नो द विंड स्पीड, विंड डायरेक्शन, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी ऑफ अ प्लेस ऑल कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक कन्वेक्शन करेंट्स। हवा की गति, उसके डायरेक्शन, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी के कारण कन्वेक्शन करेंट्स बनते हैं और कई बार ये कन्वेक्शन करेंट्स इतने स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं कि वे आंधी, तूफान या चक्रवात का रूप ले लेते हैं। जो स्ट्रॉन्ग चक्रवात होते हैं उसकी स्पीड लगभग 80 to 150 किलोमीटर पर आवर होती है। साइक्लोन इज़ ए ह्यूज स्टॉर्म हैविंग स्ट्रॉन्ग स्पाइरलिंग विंड्स। साइक्लोन एक बहुत बड़ा तूफान होता है जिसकी हवाएं गोल गोल घूमती हैं और वे अंदर की तरफ और ऊपर की तरफ लेकर जाती हैं। जो भी उसके साथ घूमता है, उसके साथ घूमने वाले समटाइम्स आर्टिकल्स या जो भी डस्ट है, आप देखेंगे कि वो गोल गोल घूमकर ऊपर की तरफ जाते हैं और वार्म ओशन एरियाज़ में इसकी स्पीड 150 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा भी हो सकती है। ये साइक्लोन की हवाएं एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपने सेंटर पे घूमती हैं। सेंटर का प्रेशर बहुत कम होता है और यही प्रेशर का जो डिफरेंस है जिससे साइक्लोन्स की इंटेंसिटी और उसका स्ट्रेंथ पता चलता है। एक बार जब एक बहुत बड़ा साइक्लोन बन जाता है तो वो लगभग एक सप्ताह तक, 1 वीक तक रहता है और जिस लैंड एरिया के पास ये साइक्लोन्स आते हैं उस लैंड एरिया में बहुत हैवी रेन होता है, आंधी तूफान चलते हैं जिससे कि बिल्डिंग्स एंड ट्रीज़ को डैमेज होता है। कई बार बहुत बड़े बड़े पेड़ भी उखड़े हुए दिखते हैं। डू यू नो इन समर एट प्लेसेस नियर द इक्वेटर द लैंड वार्म्स अप फास्टर। गर्मी के दिनों में इक्वेटर के आसपास के एरिया का लैंड जो है बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, हवाएं ऊपर चली जाती हैं जिसके कारण ओशंस से ठंडी हवाएं लैंड की तरफ बहने लगती हैं। ओशन के ऊपर से बहने वाली हवाओं में पानी की मात्रा ज़्यादा होती है जिससे ये बहने वाली हवाएं लैंड पर वाटर लेकर जाती हैं और वहाँ बारिश देती हैं, बारिश का कारण बनती हैं। इन विंड्स को मॉनसून विंड्स कहते हैं। नाउ लेट अस स्टडी अबाउट रेडिएशन। वी फील हॉट व्हेन वी स्टैंड आउट इन द सन और व्हेन वी आर नियर द फायर प्लेस। जब भी हम धूप में खड़े होते हैं या आग के पास खड़े होते हैं तो हमें दूर से ही गर्मी का एहसास होता है। ये गर्मी ना तो कंडक्शन के द्वारा होती है और ना ही कन्वेक्शन के द्वारा होती है, क्योंकि आप देखते होंगे कि सन और अर्थ के बीच में कोई भी मीडियम नहीं है, वहाँ वैक्यूम होता है, लेकिन फिर भी वहाँ से यहाँ तक हीट पहुँच जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कंडक्शन एंड कन्वेक्शन दोनों मेथड्स में हीट ट्रांसफ़र के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है, बट रेडिएशन के दौरान हीट ट्रांसफ़र के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। इट मे बी डिफाइंड एज अ मेथड ऑफ हीट ट्रांसफ़र विच
in which no material medium is required. The heat energy received by an object through radiation is called radiant energy. किसी भी गर्म ऑब्जेक्ट से जो हीट रिसीव होता है रेडिएशन के द्वारा, उस एनर्जी को रेडिएंट एनर्जी कहते हैं। और सभी हॉट ऑब्जेक्ट्स में, गर्म ऑब्जेक्ट्स में ये रेडिएंट एनर्जी रेडिएट करते हैं। When radiant energy falls on any matter, a part of it is reflected back and a part of it is absorbed by the matter. जब भी रेडिएंट एनर्जी किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है तो उसका कुछ पार्ट वो रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं और कुछ पार्ट को वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसका बहुत ही प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देखने को मिलता है कि ब्लैक ऑब्जेक्ट्स आर गुड एब्जॉर्बर्स ऑफ रेडिएंट एनर्जी। जब भी ब्लैक ऑब्जेक्ट्स पे ये रेडिएंट एनर्जी पड़ती है तो वो उसको ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, और हाईली पॉलिश्ड या वाइट कलर के ऑब्जेक्ट्स इस एनर्जी को ज़्यादा रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं। यहाँ एक एक्टिविटी दी गई है जिसमें आप देख रहे हैं कि एक कैंडल जल रहा है और दो थर्मोमीटर्स हैं, जिसमें एक थर्मोमीटर के बल्ब पे वाइट पेपर लपेट दिया गया है, दूसरे थर्मोमीटर के बल्ब पे ब्लैक पेपर। और जब दोनों को हम बराबर दूरी पे रखते हैं कैंडल के पास, तो हम देखते हैं कि ब्लैक पेपर जिस पे लपेटा हुआ है उसका जो एक्सपेंशन ऑफ मरकरी है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि ब्लैक कलर एक बेटर एब्जॉर्बेंट है। डिफरेंस बिटवीन द एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन प्रॉपर्टीज़ ऑफ ब्लैक एंड पॉलिश सर्फेसेस हैज़ मैनी प्रैक्टिकल यूजेस। और इसी एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन के डिफरेंस के कारण इसके बहुत सारे प्रैक्टिकल यूजेस हैं। क्या क्या यूजेस हैं आइए देखें। द बॉटम ऑफ कुकिंग यूटेंसिल इज़ ऑफन केप्ट ब्लैक। जो खाना बनाने के बर्तन होते हैं उनके यूटेंसिल्स अक्सर ब्लैक होते हैं, जिससे कि जो यूटेंसिल है वो ज़्यादा हीट, फ्लेम का ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब कर सके। वी प्रेफर वाइट और लाइट कलर क्लोथ्स इन समर। गर्मी के दिनों में हम वाइट कलर या लाइट कलर के कपड़े पहनना पसंद करते हैं, क्योंकि ये कम रेडिएंट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। टी और कॉफ़ी पॉट्स आर ऑफन मेड शाइनिंग ब्राइट। टी एंड कॉफ़ी पॉट्स को शाइनिंग ब्राइट बनाया जाता है, जिससे कि ये कम हीट को रेडिएट कर पाएँ और ज़्यादा देर तक गर्म रहें। फायर ब्रिगेड में काम करने वाले लोग ब्रास का कैप पहनते हैं, जिससे कि वो शाइनी कैप्स इजीली हीट को रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं, जिसके कारण वे देर तक आराम से अपने काम को कर सकते हैं। द हाउसेज जनरली हैव लाइट कलर्स ऑन द आउटर वॉल्स। गर्मी के दिनों में सन रेज के कारण बहुत ज़्यादा घर गर्म हो जाते हैं, जिसके कारण घर की दीवारों को लाइट कलर से या वाइट कलर से पेंट किया रहता है, जिससे कि वे कम हीट एब्जॉर्ब करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं, और घर के अंदर हम कूल फील करते हैं। और इसी कारण से हम विंटर में भी गर्माहट का अनुभव करते हैं। Many buildings in cities have coated shining glass as their outer walls. These absorb and radiate very little heat. बहुत सारी बिल्डिंग्स में शाइनिंग ग्लास के आउटर वॉल्स होते हैं, जो कि बहुत कम रेडिएंट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और रेडिएट भी कम करते हैं। This helps to improve the efficiency of their air conditioning system in the building. इसके कारण जो बिल्डिंग्स के अंदर एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स होते हैं वे ज़्यादा अच्छे तरीके से कार्य करते हैं। द थर्मस फ्लास्क is used to carry in hot and cold drinks. It make use of the property of shining or polished surfaces of absorbing as well as radiating very little heat. थर्मस फ्लास्क जिसमें हम हॉट टीज़ या फिर कोल्ड ड्रिंक्स को भी कैरी करते हैं, उसके अंदर का सरफेस बहुत ही शाइनी ब्राइट होता है, जिसके कारण कि वो बहुत कम हीट को एब्जॉर्ब करते हैं और बहुत कम हीट को रेडिएट भी करते हैं, जो कि उसको जल्दी ठंडा या गर्म होने नहीं देते हैं। और साथ ही साथ उसमें इट ऑल्सो मेक यूज़ ऑफ बैड कंडक्टिविटी ऑफ एयर वैक्यूम थ्रू इट्स डबल वॉल्ड स्ट्रक्चर। उसके वॉल्ड का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि उसके अंदर एयर फिल्ड होता है या वैक्यूम होता है, जिसके कारण
कि वो बैड कंडक्टर का काम करता है। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस चैप्टर. ओके, enjoy learning.